होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, पुखराज, नीलम और मोती। जी हाँ, आज आपको जिज्ञासा तो बहुत हो रही होगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो किस लिए बोल रही हूँ। तो आपकी जिज्ञासा को पूर्ण विराम देते हुए मैं पायल भांडा तहे दिल से स्वागत करती हूँ सुप्रसिद्ध शख्सियत, राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित ज्योतिष आचार्य और डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली 99 स्टूडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रहों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है, ग्रहण लगते हैं या किसी का काम नहीं चलता है, तो उसी से रिलेटेड आज हम जानकारी जो है आज डॉक्टर मीनाक्षी जी से पूछेंगे। तो मैम, पहले तो आप ये बताइए कि जैसे अप्रैल में, ये अप्रैल माह चल रहा है जी जी। तो इस माह में जो त्योहार आ रहे हैं और ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पायल, आपने जो सबसे पहले प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न है कि इस माह ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। इस माह दो बड़े ग्रह परिवर्तन करेंगे, जिसमें से एक है गुरु जो अप्रैल में परिवर्तन करेगा, और साथ में मंगल ग्रह वो भी अपनी वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, और शनि पिछले कई सालों से मकर राशि में है और इस माह भी अभी वो मकर राशि में ही रहेगा। तो ये तीनों बड़े ग्रह हैं जो किसी भी कुंडली पे अपना पूर्णतः प्रभाव रखते हैं। जैसे अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा रोज बदलता है, 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदल लेता है। तो लेकिन जो तीन ये बड़े ग्रह हैं ये राशियों पर और किसी की भी जन्म कुंडली पर अपना बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। तो इसी को अगर हम आगे लेते हैं तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि 12 राशियों पर सभी का क्या प्रभाव रहेगा। जैसे हमारी मेष से लेकर मीन राशि है, हर राशि के ऊपर, हर कुंडली के ऊपर सभी ग्रह अपने स्वभाव और उनका जो गुण और धर्म है उसके अनुसार अपना प्रभाव रखेंगे। जी मैम, जैसे आजकल क्या है, ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है जी। तो उसमें लोगों को अपने परिवार के साथ बैठने का बिल्कुल भी समय मिल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं, कलेश बढ़ता है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे मियाँ बीवी में बहुत झगड़े होते हैं, तो उसके में ऊपर थोड़ी सी नज़र डालिए। देखिए, घर में जो भी कलेश होता है या पति पत्नी में जो भी झगड़े होते हैं, दाम्पत्य जीवन में जो भी कड़वाहट होती है और कभी कभी स्थिति जो है तलाक तक भी पहुंच जाती है, इस सब का जो कारण है वो ग्रह ही हैं। जो भी कलेश होता है या अच्छा भी अगर संबंध रहता है तो सब ग्रहों की वजह से ही। तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है जिसको हम वैवाहिक जीवन का भाव बोलते हैं, उस भाव में अगर शनि, मंगल या कोई भी क्रूर ग्रह होगा या उसका प्रभाव होगा तो ये बिल्कुल होगा कि उनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहेगी और स्थिति जो है तलाक तक भी पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में करना ये पड़ेगा कि उनकी कुंडली का जो भी खराब ग्रह उनके वैवाहिक जीवन वाले भाव पर अपना प्रभाव रखता है, उसके लिए पूजा, अनुष्ठान, दान या किसी भी तरह का जो भी रेमेडी है वो करनी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा उपाय वो लोग कर सकते हैं जो अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहते या जिनको अपनी कुंडली का नहीं पता है। इस उपाय से भी उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और कुंडली के जो भी दोष होंगे वो भी खत्म होंगे। तो ये जो उपाय है आपको किसी भी मंगलवार या शुक्रवार को करना चाहिए। उसका भी एक वजह है, शुक्र जो है वो स्त्री यानी पत्नी के लिए है और मंगल पति यानी पुरुष के लिए है। तो मंगलवार और शनिवार को पत्नी अपना जो आपका बेडरूम है उसमें रात के समय कपूर जलाएं और साथ में सिंदूर की एक डिब्बी लेकर अगर अपने सिरहाने रखती हैं और सुबह वही सिंदूर माँ दुर्गा को अगर वो अर्पित करती हैं तो विवाह में आने वाली दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, परंतु वो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या उपाय उनके लिए सटीक रहेगा। जी, ये तो हो गई दाम्पत्य जीवन की बात। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है लेकिन बच्चों में बहुत झगड़ा है या बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, उसके विषय में तो सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतान जो है कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित करती है। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह है तो निस्संदेह आपकी संतान या तो होगी नहीं,
अगर होती है तो उनको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें रह सकती हैं। अगर स्वास्थ्य भी ठीक है तो आपकी संतान आपके कहने में नहीं रहेगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो आपके संतान से रिलेटेड हो सकती हैं, यानी आपके कुंडली के पंचम भाव से रिलेटेड। अभी इसका एक जो सबसे सटीक उपाय है वो है बृहस्पति के दान, क्योंकि संतान को देने वाले जो ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं और इस माह बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को संतान से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, या तो संतान को सेहत से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जो सबसे एक सटीक उपाय है, अप्रैल महीने के लिए आपको बृहस्पतिवार से लेकर कम से कम 17 बृहस्पतिवार आप गाय को चने की दाल, गुड़ और केला ये आप खिलाइए। 17 इसलिए बोला क्योंकि बृहस्पति की जो दशा है वो 17 वर्ष की है। तो अगर 17 आप वीरवार ये उपाय करते हैं तो निस्संदेह आपकी संतान को इससे लाभ मिलेगा, संतान आपकी गुणकारी होगी, और अगर उनको सेहत से संबंधित भी कोई दिक्कत है तो उससे भी उनको निजात मिलेगी। जी, जैसे जो कलेश की जो मेन जड़ होती है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वो है पैसा। अब पैसा जो है या तो वो बिजनेस से आता है या नौकरी से आता है। तो सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों के बिजनेस चलने बंद हो रहे हैं या फिर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर नौकरी मिल रही है तो तरक्की नहीं मिल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, व्यवसाय में अगर दिक्कतें आती हैं तो उसकी एक जो बड़ी वजह तो ये होती है कि कुंडली का जो व्यवसाय वाला भाव है, यानी जो दशम भाव है, वो किसी भी तरह से क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो। ये क्रूर ग्रह उस भाव में स्थित भी हो सकते हैं, या दोनों तरफ स्थित होकर वो पापकत्री योग भी बना सकते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा योग बना सकते हैं जैसे केमद्रुम योग है, इस तरह के योग भी बना सकते हैं। परंतु आजकल जो देखने में आता है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है ऊपरी बाधा। हमने देखा है समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से अपने किसी भी जानकार का या किसी भी मित्र के व्यवसाय को बांध देते हैं, या किसी भी ऊपरी बाधा के कारण उनके व्यवसाय में दिक्कत आती है। अगर ऐसा है और आपका चलता हुआ व्यवसाय अगर इस वजह से रुक गया है, व्यवसाय में आपको बाधा आ रही हैं, तो इसके लिए बहुत सरल से उपाय हैं जो अगर आप खुद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही फायदा होगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको कहते हैं कि आप अपने व्यवसाय स्थल पर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, उससे ऊपरी बाधाएं सभी दूर होती हैं। और हनुमान जी को शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को 21 पान के बीड़े चढ़ाएं। पान के बीड़े चढ़ाने का तात्पर्य ये है कि आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने का बीड़ा अब बालाजी ने उठा लिया है। तो अगर आप 21 पान की बीड़े उनको मंगलवार को चढ़ाते हैं तो आपको अपने व्यवसाय से संबंधित सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। एक अन्य उपाय भी है जो बहुत छोटा सा है परंतु बहुत प्रभावशाली है। अपने व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार पर आप 1.25 मीटर लाल कपड़े में 21 गोमती चक्र और 1 नारियल, उसको आप बांध के हनुमान जी का नाम लेकर उसको अपने मुख्य द्वार पर आप लटका दीजिए। तो जो लोग भी उसके नीचे से प्रवेश करेंगे उनकी किसी भी तरह की बुरी नज़र नहीं लगेगी, और अगर कोई भी ऊपरी बाधा अगर आपके व्यवसाय स्थल पर प्रवेश कर चुकी है उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, इसे घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, एक ठीक हो गया दूसरा बीमार पड़ गया, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, घर में जब बीमारी एक बार आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उससे छुटकारा पाना। अगर ऐसी स्थिति है कि घर में एक बीमार हुआ फिर उसके बाद दूसरा बीमार हुआ, तो इसका एक बड़ा जो रीज़न है वो तो ये है कि कई बार घर का वास्तु भी खराब होता है। अगर घर का दक्षिण पश्चिम खुला है तो वहाँ से बुरी हवाएं जो हैं घर में प्रवेश करती हैं, वो भी एक रोग का कारण है। घर के अगर दक्षिण पश्चिम में किसी तरह का कोई गड्ढा है तो वो भी एक रोग का कारण है, वो भी आपको हृदय रोग दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो वजह होती है वो भी होती है किसी का किया कराया, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि घर में किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहे। इसका एक सटीक उपाय आज हम आपको बताते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको
किसी भी तरह की जो बीमारी घर में चल रही है या घर में सभी लोग जो बीमार हैं, आपको इस समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। आप करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप ये प्रारंभ कीजिए और 7 मंगलवार तक आप इसको लगातार कीजिए। आपको घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब सदस्यों के नाम से एक एक लौंग को आप देसी घी में भिगो लीजिए और उसको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माँ दुर्गा का सब श्लोकी दुर्गा का मंत्र है, बहुत अच्छा, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्या अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कारम अस्मद वैरी विनाशनम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, माँ दुर्गा का सब श्लोकी से लिया गया है। इस श्लोक की अगर एक माला का आप रोज जाप करते हैं और माँ दुर्गा को घी में भीगी हुई लौंग अर्पित करते हैं, जितने भी घर में लोग हैं बीमार, तो आप निश्चित मानिए इस समस्या आपको बहुत जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। साधारण सा उपाय है परंतु बहुत ही प्रभावशाली है। जी, जो एक चीज़ अक्सर मैं सुनती हूँ या आपने भी सुना ही होगा कि ये हमारे रिश्तेदार हमें इतना देख नहीं सिखाते, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच्चाई होती है इस चीज़ में? देखिए, ये तो अब बहुत देखने में आता है कि इंसान जैसे जैसे तरक्की करता जाता है, उनके मित्र या उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके शत्रु बनते जाते हैं। पहले जिन लोगों में बहुत प्यार था, बहुत आपस में उनकी बहुत अच्छा सामंजस्य था, जैसे जैसे एक व्यक्ति तरक्की करता जाता है, बाकी सभी मित्र या रिश्तेदार उनसे शत्रुता करते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। इसमें उनकी मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते, परंतु हाँ, उनके एक देखने से जो एक नज़र दोष आता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आंखें जो हैं वो हमारे पूरे शरीर का आईना है। तो हम जिस भाव से दूसरों को देखते हैं, हम प्यार भरी नज़र से देखते हैं, हम वात्सल्य वाली नज़र से देखते हैं, हम किसी को जलन वाली नज़र से देखते हैं या हम किसी को ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही प्रभावशाली होती है। तो अगर हमारा कोई भी मित्र या शत्रु, जो पहले हमारा मित्र था, अगर हमें ईर्ष्या की नज़र से देखता है, तो आप ये मान के चलिए कि नज़र दोष बहुत जल्दी प्रभाव डालता है। और नज़र दोष पर तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नज़र दोष कुछ होता नहीं है। अब इस नज़र दोष को हटाने के लिए क्या किया जाए कि हम बचे भी रहें और किसी से हमारी शत्रुता भी ना हो। तो इसके लिए जो एक साधारण एक उपाय है, अगर नज़र हमारे घर को लगी है तो वो हमें ऐसे पता चलेगा कि घर में कोई बीमार है, बरकत नहीं हो रही, पैसा आ रहा है परंतु दवाइयों पर जा रहा है, हॉस्पिटल पर जा रहा है, घर के सदस्यों में आपस में बहुत खींचातानी है, आपस में कोई बात करके भी खुश नहीं है, घर में 4 लोग हैं परंतु चारों में से सब अलग अलग दिशा में रहते हैं, तो ये भी नज़र दोष का ही एक प्रभाव है। व्यवसाय स्थल पर जब नज़र लगती है तो चलता चलता काम हमारा रुक जाता है। ग्राहक आते हैं दुकान पर परंतु कई बार कुछ लेकर नहीं जाते हैं। आपका सामान भी अच्छा है और आप प्रयास भी बहुत करते हैं, ग्राहक को बहुत अच्छे से आप समझा भी पाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बिक्री नहीं बढ़ती है। तो ये सब प्रभाव है नज़र लगने का। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसके लिए साधारण सा उपाय है। इसमें हमको शनिवार के दिन लेना है गाय का शुद्ध दूध और उस गाय के शुद्ध दूध में हमने डालना है शहद। शहद की 9 बूंदें हम उसमें डालेंगे और इस दूध को दिन छुपे के टाइम, जिसको हम गोधूली समय कहते हैं, यानी गायों का जो वापस आने का समय होता है, उस समय में अपने घर के एक कोने से डालते हुए थोड़ा थोड़ा घर के बाहर तक ले आए, या अगर व्यवसाय स्थल है तो भी अंदर से आप उसको डालते हुए गाय के दूध को आप बिल्कुल मुख्य द्वार तक आ जाइए और जो आपका बचा हुआ दूध है उसको आप बाहर कहीं भी, अगर कोई कुत्ते आपको दिखते हैं उनको आप डाल सकते हैं या आप उसको वैसे ही रख दीजिए। इसको आपको कम से कम 7 मंगलवार को आप लगातार कीजिए। वैसे तो आपको 1 या 2 मंगलवार में ही इसका प्रभाव दिखाई दे जाएगा, परंतु अगर नज़र दोष ज़्यादा है तो आप इसको 7 मंगलवार तक कीजिए। आपकी बिक्री भी बढ़ेगी, नज़र दोष भी दूर होगा और किसी भी तरह का अगर नेगेटिव प्रभाव आपके व्यवसाय या घर पर है तो वो भी बिल्कुल दूर होगा। बहुत सटीक उपाय है, आप कीजिए ज़रूर। जी मैम, थैंक यू सो मच। एक जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनके हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कौन सी मैरिज होगी।
वैसे ये एक हमारे युवा दर्शक हैं, उन्होंने एक सवालात हमसे पूछा है कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे कि क्या वो उसके साथ शादी कर पाएंगे या नहीं, और अगर शादी हो गई तो वो टिक पाएंगी नहीं या नहीं, तो उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में वो पूछना चाहते थे। देखिए, प्रेम विवाह का जो योग है वो कुंडली में ही होता है। कुंडली का पंचम भाव जो कि प्रेम भाव है और सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है, अगर उन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन बनता है, उसमें दृष्टि प्रभाव है या युति प्रभाव है या किसी भी तरह का अगर आपस में उनका कंजक्शन बनता है, तो अवश्य ही प्रेम विवाह होता है। परंतु कई बार ये प्रेम विवाह अपने धर्म से अलग भी हो जाता है, यानी आजकल कुछ बच्चे अपने धर्म से हटके भी विवाह करते हैं। उस स्थिति में राहु ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर राहु आपके विवाह स्थान में है या प्रेम भाव में है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने धर्म से हटके काम करता है। देखिए, पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के विरुद्ध ऐसा काम करे, परंतु अब ऐसा है कि लोग दूसरे धर्म में भी विवाह कर रहे हैं। अब जैसा कि दर्शक ने आपसे पूछा है कि उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं, और होगा तो वो ठीक से सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो इसके लिए तो दोनों की अगर कुंडली मिलान वो करवाते हैं किसी से, तो उनको ये देखना है कि उन दोनों की कुंडली में विवाह स्थान पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, राहु शनि या मंगल की दृष्टि तो नहीं है, और क्या उन दोनों की कुंडली में पंचम और सप्तम भाव का कोई भी योग बनता है। अगर बनता है तो उनका प्रेम विवाह अवश्य होगा। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि वहां पर नहीं है, तब भी उनका विवाह जो है बहुत अच्छे से सफल होगा। उनको हम फिर भी इसके लिए एक उपाय बता देते हैं, अगर वो करेंगे तो अवश्य माता रानी कृपा करेंगी और उनका प्रेम विवाह हो पाएगा। उनको करना क्या है, अब जैसे आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। देवी माँ के ये 9 दिन हैं, जिनमें अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो 100% सफल होगा। तो अगर वो प्रेम विवाह करते हैं तो जिस दिन घट स्थापना होगी 13 अप्रैल को, उस दिन वो माता को एक सिंदूर की डिब्बी और एक चुन्नी, जो कन्या जिससे वो विवाह करना चाहते हैं उनसे अर्पित करवाएं। और जब नवरात्रि की 9वीं तिथि आएगी, जिस दिन रामनवमी होगी यानी 21 तारीख को, उस दिन वो सिंदूर और वो चुन्नी वो कन्या अपने पास ला के रख लें। अगर ये छोटा सा उपाय करते हैं तो इनका प्रेम विवाह अवश्य होगा और सफल भी होगा। जी मैम, कुंडली मिलान से मुझे एक बात याद आई कि आजकल क्या है कि लोग कुंडली मिलान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन पहले कुंडली मिलान के बिना शादियाँ नहीं होती थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि कुंडली मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए? देखिए, ज्योतिष को कहा गया है आँखों की रोशनी। ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विद्या से ही सब चीज़ों को प्राप्त किया है और भविष्यवाणियाँ सब की हैं। तो इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुंडली मिलान अगर नहीं करते हैं तब भी क्या सफल होंगे। कुंडली मिलान और ज्योतिष को किसी भी स्थिति में इनकार नहीं जा सकता। अगर कुंडली मिलाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाता है कि इन दोनों का विवाह होगा या नहीं। हम देखते हैं कि कुछ लोग विवाह कर लेते हैं, वो कुंडली पर नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं और दिल से मानते भी हैं कि मांगलिक जो भी हैं, उनका जो भी जिससे भी उनका विवाह होता है, कन्या या पुरुष से, उनका कभी भी विवाह जो है सफल नहीं होता अगर उन्होंने कोई उपाय नहीं किया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते या आपके विवाह वाले स्थान में कोई क्रूर ग्रह है, कोई नाड़ी दोष है, भकुट दोष है, गण दोष है, तो ऐसा विवाह सफल नहीं होता अगर उसका उपाय ठीक से नहीं किया गया। और कई बार ऐसा होता है कि उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि कुंडली में इतने योग जो हैं होते हैं कि उनका कोई उपाय भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ज्योतिषाचार्य ऐसे विवाह को स्वीकृति नहीं देते हैं। हाँ, ये है कुछ स्थिति में कुंडली में ही ऐसे योग होते हैं कि आपके दोष का परिहार्य हो जाता है। जैसे मांगलिक दोष की ही अगर हम बात करते हैं, अगर जिनसे आपका विवाह हो रहा है उनकी कुंडली में भी
मांगलिक वाले स्थान पर अगर राहु या शनि आ जाता है तो मंगल की काट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में विवाह हो सकता है। पर अगर आप ये सोचते हैं कि कुंडली कुछ होती ही नहीं है, ज्योतिष कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद बहुत पछताना पड़ता है। कई बार विवाह सफल नहीं होता, स्थिति तलाक तक पहुंचती है, कई बार बच्चे भी हो जाते हैं और पूरा परिवार तहस नहस होता है। तो मैं तो ज्योतिषाचार्य होने के नाते यही कहती हूँ, चाहे विवाह प्रेम विवाह हो या घर वालों की मर्जी से हो, परंतु एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं आप। जी, विवाह संबंधी अगर बात चली है तो कई माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। सुनने में आता है कि उनके संजोग बांध दिए हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, संजोग कोई बांध नहीं सकता, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आपके विवाह को बांध दे। होता है लेकिन बहुत 1%। ज़्यादातर जो विवाह ना होने की वजह होती है वो आपकी कुंडली में ही होती है। कुंडली क्या है, एक पूरी तरह से साइंटिफिक तरीका है देखने का। अगर आपके विवाह वाले भाव में, सप्तम भाव में शनि है, मंगल है, राहु है या शनि आपके लगन में है, तो ये निश्चित है कि विवाह देरी से होगा। और कई लोगों का विवाह अगर देरी से होता है तो ज़्यादा सफल होता है। तो विवाह के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि विवाह बंधा हुआ है इसलिए विवाह नहीं हो रहा। बहुत सारी वजह होती हैं कुंडली में ही जिसकी वजह से विवाह देर से होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके विवाह वाले भाव पे अपना प्रभाव रखते हैं और विवाह होने में देरी होती है। परंतु यदि आपको लगता है कि इस कुंडली में सब कुछ ठीक है फिर भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए आपको एक उपाय बता सकते हैं। आप ये कीजिए, आपको निश्चित फायदा होगा। नवरात्रों से प्रारंभ करके रामनवमी तक अगर किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो वो माता को 21 लौंग अर्पित करें। 21 लौंग माता को अर्पित करें, बल्कि उन लौंग की कलावे के साथ माला बनाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और साथ में इस मंत्र की एक माला करें। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोध भवाम, ये मंत्र है। इस मंत्र की अगर कोई लड़का करता है पूजा, इस मंत्र का जाप करता है तो अवश्य विवाह होगा। और अगर कोई लड़की है, कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा, तो वो भी माँ दुर्गा को लौंग की माला चढ़ाएं, साथ में इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये श्री माये पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, इस मंत्र का कीजिए जाप और विवाह होगा आपका अतिशीघ्र। जी मैम, अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक अंतिम जो सवाल है पूछना चाहूँगी। जो अप्रैल माह का जो ग्रह गोचर है उसका 12 राशियों पे क्या असर पड़ेगा, प्लीज़ इस पे थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, अप्रैल में 2 बड़े ग्रह जो हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि पहले से ही मकर राशि में है, तो 12 राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव रहेगा। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में शनि हैं जो दशम भाव में रहेंगे और गुरु जो हैं वो इनके 11वें भाव में रहेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 11वां भाव लाभ भाव है और वो है व्यवसाय भाव। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनको इस माह में लाभ मिलेगा, व्यवसाय में उनको बहुत तरक्की मिलेगी और उनके जो भी प्रयास हैं वो सफल होंगे। वृष राशि की बात करते हैं। इन्हीं ग्रहों के कारण जो वृष राशि वाले हैं उनको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल उनको स्वास्थ्य की तकलीफ देगा। परंतु पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको पैसे का ठीक रहेगा आवागमन, थोड़ा उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं तो मिथुन राशि में तो मंगल ग्रह आएंगे ही, उनके लिए तो ये वाला जो महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा उनको अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा मेहनत और करते हैं, क्योंकि मंगल मेहनत करवाएगा और शनि भी, अगर वो थोड़ा सा मेहनत और करते हैं तो उनको अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की मिलेगी और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको इस माह थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि उनको सेहत से संबंधित दिक्कतें देगा और साथ में संतान से संबंधित दिक्कत आएगी। सिंह राशि के विषय में बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए इस माह शनि जो है स्वास्थ्य में दिक्कतें लेकर आएगा। थोड़ा सा आपको अपने प्रयासों को भी ठीक करना पड़ेगा और अपने शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं वो इस माह माला माल होने का उनका योग बनेगा, उनके सभी प्रयास सफल होंगे। बस थोड़ा सा उनको अपने खर्चे को रोकने की जरूरत है।
तुला राशि के विषय में बात करते हैं अगर, तो तुला राशि तो अपने आप में ही बहुत सौम्य राशि है और शनि उनके मित्र हैं और मंगल भी उनके साथ ही आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो कुंभ राशि में, शनि की राशि में, तो मंगल और शनि उनको भूमि का लाभ दिलाएंगे। तो जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं तो इस महीने बहुत अच्छा योग है कि वो अपना मकान ले पाएं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं तो उनका जो राशि के स्वामी है मंगल, वो आ रहे हैं कुंभ राशि में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित उनको फायदा होगा, या अगर किसी का किसी भी तरह का कोई मुकदमा चल रहा है तो इसमें भी उनको जीत हासिल होगी। धनु राशि के विषय में बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल कुंभ राशि में आकर उनको भूमि का लाभ दिलाएगा, और साथ में अगर किसी भी तरह का उनको कोई विवाद चल रहा है या परिवार में उनका कोई चल रहा था विवाद, वो भी इस बार खत्म हो जाएगा माह अप्रैल में। साथ में अब बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए तो उनके राशि स्वामी शनि स्वयं विराजमान है और मंगल जो कि उनके मित्र हैं वो भी उनके धन भाव में हैं। तो मकर राशि वालों को तो इस माह धन का भी बहुत लाभ होने वाला है और स्वास्थ्य का भी बहुत लाभ होने वाला है। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में स्वयं मंगल ग्रह इस महीने विद्यमान है और शनि उनके 12वें भाव में, तो ये दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह हैं। तो कुंभ राशि वालों को भी इस माह पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि हॉस्पिटल वाले हाउस में है, दवाइयों पर और हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की, आखिरी राशि है, तो मीन राशि वालों के लिए मंगल रहेंगे 12वें भाव में और शनि रहेंगे आपके 11वें भाव में। तो आपको धन लाभ तो होगा ही, परंतु संतान से उनको थोड़ी दिक्कत होगी, उनको अपनी संतान का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में घर में जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये हैं 12 राशि जिन पर इस महीने का ग्रह गोचर डालेगा अपना प्रभाव। जी, और अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनका लिंक हमने नीचे दिए रखा है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।